हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को के स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आपको ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4 कोर पेपर 9 का लेसन 3 पढ़ाएंगे। तीसरा लेसन है लॉक, प्रतिनिधि सरकार और सामाजिक समझौता। और जो एक्सटर्नल एग्जाम में आने वाला है वही लेसन आपको बता रहे ताकि आप लोग को ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़े। ठीक है प्यारे दोस्तों, और काफी सरल शब्दों में बता रहे जो इससे क्वेश्चन बनेगा, जो एग्जाम में आता है, जिस टाइप से क्वेश्चन आता है उसी टाइप से हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन हो सकता है तो आप अपने कॉपी में ही लिख ले। ठीक है पहले दोस्तों, जरूर से लिख ले ताकि आप लोग को क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट नहीं रहे। जो क्वेश्चन पूछेगा, लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की व्याख्या करे या वर्णन करे। व्याख्या करे या वर्णन करे एक ही है। एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिएगा। लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या करे या वर्णन करे, और काफी सरल शब्दों में बताने का प्रयास कर रहे ताकि आप लोग को एक्सटर्नल एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, और ये सेमेस्टर 4 का है प्यारे दोस्तों। चलिए थोड़ा सा जॉन लॉक के बारे में जान लेते हैं। जो जॉन लॉक का जन्म हुआ था 16 अगस्त 1632 को हुआ था। कब हुआ था? 16 अगस्त 1632 का हुआ था। और जो इनकी रचनाएं थे टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, और इसकी कब प्रकाशित हुआ? 1690 में। और जॉन लॉक थे वो मनुष्य को सहयोगी तथा सामाजिक मानता था, और मनुष्य को बोलते थे कि नहीं, मनुष्य सहयोगी है, दूसरे को भावना को समझ सकता है, उनमें दया की भावना विद्यमान है। ठीक है, इसके अनुसार मनुष्य स्वभाव से ही एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जो पारस्परिक सहयोग, प्रेम और दया और सद्भावना के आधार पर दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जॉन लोग बोलते थे मनुष्य स्वभाव से ही एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जो पारस्परिक सहयोग यानी सहयोग करने के लिए हमेशा तात्पर्य, उसमें प्रेम की भावना विद्यमान है, दया की भावना विद्यमान है, सद्भावना भी विद्यमान है। ठीक है, उसके आधार पर दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध रखते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे। ये हुआ एकदम छोटा सा सरल शब्दों में। आज आप सिर्फ इतना ही याद रखिएगा जॉन लॉक के बारे में कि सिर्फ मनुष्य के अच्छे पक्ष का ही वर्णन किया है जॉन लॉक, और जो हॉब्स थे वो मनुष्य के बुरे पक्ष का ही वर्णन किया है दोस्तों। एकदम सरल शब्दों में याद रखिए, आप लोगों को लिखने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। जिस तरह हॉब्स के बारे में आपको बताया थे, सिर्फ मनुष्य से घृणा मानता है, ये दोषी है, या ये साधु है, ये पाशविक है, अपने स्वार्थ में लगा रहता है। जितना इसमें ऑब्जेक्टिव है, जितना इसमें नकारात्मक क्रिया है, जितना गलत काम सब हॉब्स के समय में, जितना सही काम सब लॉक के समय में। ठीक है, चलिए अब पढ़ाते हैं काफी सरल शब्दों में। पश्चात राजनीति में जॉन लॉक एक महत्वपूर्ण विचारक के रूप में पश्चात राजनीति के केंद्र बिंदु में रहे। जो पश्चात राजनीति में जॉन लॉक एक महत्वपूर्ण विचारक के रूप में पश्चात राजनीति के केंद्र बिंदु रहे हैं, और उदारवाद के प्रमुख समर्थन के रूप में अपने विचारों द्वारा पश्चात राजनीति को प्रभावित किए हैं। जो उदारवाद के प्रमुख समर्थन के रूप में भी अपने विचारों द्वारा पश्चात राजनीति को प्रभावित किए हैं, इसलिए जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। इसलिए जॉन लॉक को उदारवाद का आत्मा कहा जाता है। देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बन गया। बोले कि जॉन लॉक का उदारवाद का आत्मा, बोलेगा कि उदारवाद का आत्मा किसे कहा जाता है, तो उसमें होगा जॉन लॉक। ठीक है, एकदम सरल शब्दों बता रहे ताकि आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े प्यारे दोस्तों। चलिए उसके बाद, क्योंकि उसने अपने विचार में स्वतंत्रता को, शासन को सर्वोच्च लक्ष्य का स्थान प्रदान किया है। बोलते हैं कि जो स्वतंत्रता को, शासन के सर्वोच्च लक्ष्य का स्थान प्रदान किए हैं, उनका विचार है कि व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। और बोलते हैं, जॉन लॉक बोलते हैं, व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, इसलिए तो उदारवाद का वो जनक कहलाते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, वस्तुतः जॉन लॉक व्यक्तियों को कुशासन के विरुद्ध विद्रोह का स्पष्ट अधिकार प्रदान कर दिया। और जॉन लॉक बोलते हैं कि व्यक्तियों को कुशासन, जो उसके विरुद्ध कुशासन हो रही है, उसके विरुद्ध विद्रोह का स्पष्ट अधिकार प्रदान कर दिया कि नहीं, आप विद्रोह कर सकते हैं। अगर आपको कोई गलत काम के लिए आपको बाध्य कर रहा है तो उसके विरुद्ध आप विद्रोह कर सकते हैं, स्पष्ट अधिकार प्रदान कर दिया गया।
इसलिए मानवीय स्वतंत्रता के इस रक्षक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। ईबस्टीन के शब्दों में उदारवाद की आत्मा सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप में जॉन लॉक में ही प्रतिबिंबित हुई है। और जो ईबस्टीन के शब्दों में बोलते हैं कि उदारवाद की आत्मा सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप में जॉन लॉक ही प्रतिबिंबित हुई है। ठीक है, जॉन लॉक का एक परिचय। अगर कोई पूछेगा कि जॉन लॉक के बारे में बताएगा, सामाजिक समझौता बताएगा, तो डायरेक्ट सामाजिक समझौता नहीं बताएगा, उसका थोड़ा सा जीवन परिचय बताएगा, तब तो उसको लगेगा कि नहीं बंदा पढ़ के आया, इसके अंदर नॉलेज है। ठीक है, जॉन लॉक का जीवन परिचय। जॉन लॉक का जन्म इंग्लैंड के रिगस्टन समुदाय के एक मध्य वर्गीय परिवार में 29 अगस्त 1632 में इंग्लैंड के समरसेट नामक स्थान पर हुआ था। कब? 29 अगस्त 1632 को इंग्लैंड के समरसेट नामक स्थान पर हुआ था। जॉन लॉक की प्रारंभिक शिक्षा वेस्टमिनिस्टर स्कूल से पूरा किया। जो प्रारंभिक शिक्षा थी वेस्टमिनिस्टर स्कूल से पूरा किया। उच्च शिक्षा के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए और जो उच्च शिक्षा लेने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए, जहां से एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। क्या? मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की और वहीं पर उनकी नियुक्ति एक शिक्षक के पद पर हुई। और जब उन्हें मास्टर डिग्री प्राप्त करनी है तो उसकी नियुक्ति एक शिक्षक के पद पर हुई, परंतु यह कार्य उनके लिए रुचिकर सिद्ध न हुआ। जब वो शिक्षक तो बन गए, लेकिन उनको नहीं लगा कि हम एक शिक्षक बन के ही पढ़ा सकते हैं, उसके लिए रुचिकर सिद्ध नहीं हुआ और उसने इसका परित्याग करके डॉक्टरी सीखना प्रारंभ कर दिया। शिक्षक की नौकरी त्याग कर दिए और डॉक्टरी सीखना प्रारंभ कर दिए। एक सुविख्यात डॉक्टर 2 वर्ष तक दीक्षा लेने के बाद जो सुविख्यात डॉक्टर थे 2 वर्ष तक शिक्षा लेने के बाद डॉक्टरी करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, उसके बाद उसका संबंध लॉर्ड एस्ले से हुआ। जब उनका 2 वर्ष जब शिक्षा लेने के बाद डॉक्टरी करना प्रारंभ किया, उसके बाद उसका संबंध किससे हुआ? लॉर्ड एस्ले से हुआ। ठीक है, लॉर्ड एस्ले से हुए थे। आगे चलकर अर्ल ऑफ सेफ्टबरी बने और आगे चलकर अर्ल ऑफ सेफ्टबरी बने। ठीक है प्यारे दोस्तों, उसके बाद जॉन लॉक ने आगे 15 वर्ष तक अर्ल ऑफ सेफ्टबरी के निजी चिकित्सक और विश्वास पात्र सचिव के रूप में भी काम किया। जो जॉन लॉक थे वो 15 वर्ष तक अर्ल ऑफ सेफ्टबरी के निजी चिकित्सक और विश्वास पात्र सचिव के रूप में भी काम किया। इस रूप में उसे उनके प्रसिद्ध व्यक्तियों के संपर्क में आने और राजनीतिक परिस्थितियों का अर्थातवादी ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला। जब वे 15 साल तक अर्ल ऑफ सेफ्टबरी के निजी चिकित्सक और विश्वास पात्र के रूप में सचिव के रूप में काम किया, तो आप मान लीजिए कि कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहां पे बड़े बड़े लोगों से मिलना होगा, बैठना होगा। उसी तरह जो 15 वर्ष तक काम किया सचिव के रूप में, तो बड़े बड़े लोगों से मिलना हुआ, बड़े बड़े लोगों से संपर्क हुआ, राजनीतिक परिस्थितियों और अर्थातवादी ज्ञान प्राप्त का अवसर मिला। जब बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे तो बात करने का शैली, उसके अंदर क्या नॉलेज, उसे आप प्राप्त करना चाहेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, जॉन लॉक केवल जब 10 वर्ष का था तभी इंग्लैंड में राज्य पक्ष और संसदीय पक्ष के बीच गृह युद्ध प्रारंभ हो गया था। जॉन लॉक जब 10 वर्ष के ही थे तब इंग्लैंड में था, तब राज्य पक्ष और संसदीय पक्ष के बीच गृह युद्ध प्रारंभ हो गया था, जो लगभग 8 वर्ष तक चलता रहा। कितना? लगभग 8 वर्ष तक चलता रहा। इस गृह युद्ध में जॉन लॉक प्यूरिटन जो संप्रदाय थे, प्रजा पक्ष, आम जनता का समर्थन और राज पक्ष का विरोधी थे। क्या? आम जनता का समर्थन और राज पक्ष का विरोधी था। इस गृह युद्ध में प्रजा पक्ष की विजय हुई और इस गृह युद्ध में प्रजा पक्ष की विजय हुई। स्टुअर्ट राजवंश को निष्कासित कर दिया गया, यानी निकाल दिया गया और ग्रामवेल की अध्यक्षता में गणतंत्र की स्थापना हुई और ग्रामवेल की अध्यक्षता में गणतंत्र की स्थापना में प्यारे दोस्तों। ठीक है, और 1658 ईस्वी में ग्रामवेल की मृत्यु होने पर
जब ग्रामवेल की मृत्यु हो गया तो उस पर फिर स्टुअर्ट के उत्तराधिकारी को पुनः बुलाया गया। जब उनकी मृत्यु हो गया तो उनके उत्तराधिकारी को पुनः बुलाया गया और 1660 ईस्वी में यह चार्ल्स द्वितीय के रूप में सम्राट बना। और 1660 में यह चार्ल्स द्वितीय के रूप में सम्राट बना। उसके उत्तराधिकारी जेम्स द्वितीय का पार्लियामेंट में पुनः अधिकार विषयक विवाद हुआ। जब उसके अधिकारी थे जेम्स द्वितीय का पार्लियामेंट में पुनः अधिकार विषयक विवाद हुआ और इसका काल उसे ही भोगना पड़ा। इसका फल उसे ही भोगना पड़ा। ठीक है। अब पार्लियामेंट ने हॉलैंड से राजकुमार विलियम को बुलाकर राजा बनाया। जो अब पार्लियामेंट ने जो हॉलैंड के राजकुमार थे, राजकुमार को विलियम को बुलाकर राजा बनाया। ठीक है। राजकुमार विलियम के पद ग्रहण करने के समय ही पार्लियामेंट ने एक अधिकार पत्र द्वारा सम्राट के अधिकार सीमित कर दिए थे। जैसे ही उनको यहाँ पे बैठाया गया तो उनका एक अधिकार पत्र द्वारा सम्राट के अधिकार को सीमित कर दिया गया और शासन से संबंधित अंतिम शक्तियां अपने हाथ में रख ली। इस अधिकार पत्र की ब्रिटेन की संवैधानिक इतिहास में बिल ऑफ राइट के नाम से जाना जाता है और इस संवैधानिक इतिहास में बिल ऑफ राइट के नाम से जाना जाता है। और सम्राट से पार्लियामेंट के हाथों में अंतिम सत्ता के सदन का यह परिवर्तन गौरवपूर्ण रक्तहीन क्रांति कहलाया। ठीक है। जब इनकी सत्ता इनके हाथों में आ गई तो परिवर्तन हो गया। परिवर्तन होने के बाद पूर्ण रक्तहीन क्रांति कहलाया। इस क्रांति के बाद इसकी औचित्य और वैधानिकता पर बहुत कुछ राजनीतिक वाद विवाद हुआ। जॉन लॉक ने क्रांति के 2 वर्ष बाद प्रकाशित अपने ग्रंथ शासन पर 2 लेख में क्रांति का समर्थन किया। किस पे? शासन पर 2 लेख में क्रांति का समर्थन किया और इसे सर्वप्रथम हमेशा उचित सिद्ध करने का प्रयास किया। कोई भी चाहता है कि अपनी चीजों को हम ऊंचा रखना चाहता है। ठीक है। जॉन लॉक विलियम ऑफ ऑरेंज के पहले से ही कृपा पात्र था अतः विलियम के शासन के अंतर्गत उसे कमिश्नर ऑफ अल्पिस का पद दिया गया और उसे कमिश्नर ऑफ अल्पिस का पद भी प्रदान किया गया। अस्वच्छता के कारण उसने 1700 ईस्वी में इस पद से त्याग पत्र दे दिया और उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण, उनकी तबीयत बिगड़ जाने के कारण 1700 ईस्वी में इस पद से त्याग पत्र दे दिया और 1704 में उनका देहांत हो गया। 28 अक्टूबर 1704 को जॉन लॉक का देहांत हो गया। और रचनाएं की बात करें, इनकी रचनाएं थी टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट यानी 1690 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है प्यारे दोस्तों। अब आपको यहाँ पे सामाजिक समझौता सिद्धांत, जॉन लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन पूछेगा जॉन लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या करें, वर्णन करें, तो आप यहाँ से उतना थोड़ा सा लिखने के, उसका जीवन परिचय थोड़ा सा लिखने के बाद अब यहाँ से स्टार्ट करें। जॉन लॉक के राजनीतिक विचारधारा में सर्वप्रथम स्थान उसके सामाजिक समझौता सिद्धांत का, जिसका वर्णन उन्होंने विभिन्न चरणों में किया है। ठीक है। मानव स्वभाव की व्याख्या, ठीक है, मानव स्वभाव की व्याख्या करता है। जॉन लॉक ने इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन के दुखपूर्ण दिनों तथा अपने देश के निष्कासन का अतापूर्ण जीवन बिताते हुए मानव स्वभाव को दुष्टतापूर्ण पक्ष का साक्षात्कार किया था। जॉन लॉक थे वो सत्ता परिवर्तन के दिन में दुखपूर्ण दिनों को भी देखा था और देश के निष्कासन में यथापूर्वक जीवन बिताते हुए मानव स्वभाव को दुष्टतापूर्वक पक्ष का साक्षात्कार किया था। फिर भी उसका हृदय मनुष्यों की स्वाभाविक अच्छाई और दया आदि गुणों से अधिक प्रभावित था। फिर भी जॉन लॉक का हृदय काफी मनुष्यों के प्रति काफी स्वाभाविक और अच्छा था, दया आदि गुणों से अधिक प्रभावित था। उसके पिता के स्नेह में व्यवहार तथा मित्रों की अच्छाई ने उसके हृदय में मानवीय सद्भावना के प्रति निष्ठा उत्पन्न कर दी। इसे बोला जाता है प्यारे दोस्तों कि जिसका पिता की व्यवहार अच्छा है तो उसका मार्केट में, उसका समाज में अच्छा व्यवहार बना तो उनकी बच्चों का भी अच्छा भविष्य दिखता है। उसी तरह इनके पिता का स्नेह में व्यवहार था, जिससे अच्छा है उसका हृदय मानवीय सद्भावना के प्रति निष्ठा उत्पन्न हुआ और स्वयं उसने अपने आंखों से 1688 में इंग्लैंड में शांतिपूर्ण
शांतिपूर्ण साधनों के बल पर जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हुए देखा था, उसने उक्त प्रभाव और निष्ठा को कष्ट करने का कार्य किया था। ठीक है। जॉन लॉक ने मनुष्य को सहयोगी तथा सामाजिक माना। और जॉन लॉक ने मनुष्य को सहयोगी तथा सामाजिक माना। उसके अनुसार मनुष्य स्वभाव से ही एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जो पारस्परिक सहयोग, आपको पहले ही बताए थे, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सहयोगी है, प्रेमी है, दयालु है, ठीक है, सत भावना उसके अंदर विद्वान है, और दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और दूसरे व्यक्तियों के साथ सहायता करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। चाहते हैं कि आज नहीं तो कल एक व्यक्ति उसके प्रति जरूर काम आएगा, इसलिए अपना स्वार्थ ना देखते हुए सभी के हित में कार्य करते हुए उसके सभी को दया की भावना, प्रेम की भावना, सहयोग की भावना विद्यमान रहती है। प्राकृतिक अवस्था। हॉब्स के भांति जॉन लॉक ने भी प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया। चूंकि लॉक द्वारा बताया गया मानव स्वभाव प्रेम, सहानुभूति, सहयोग एवं दया से पूर्ण है। जो जॉन लॉक बताए हैं कि प्रेम, सहानुभूति, सहयोग एवं दया से परिपूर्ण है, इसलिए उसकी प्राकृतिक अवस्था प्रत्येक के साथ संघर्ष की अवस्था है। इसलिए तो प्राकृतिक अवस्था उनके प्रत्येक के साथ संघर्ष की अवस्था ना होकर शांति, संपन्नता, सहयोग, समानता तथा स्वतंत्रता की अवस्था है। ठीक है। लोक के अनुसार और जॉन लॉक के अनुसार अद्यापि प्राकृतिक अवस्था स्वतंत्रता की अवस्था है, तद्यापि अस्वेच्छाचारिता की अवस्था नहीं है। अद्यापि इस अवस्था में मनुष्य को अपने व्यक्तित्व या संपत्ति के प्रयोग की अमर्यादित स्वतंत्रता है। बोलते हैं कि संपत्ति के प्रयोग भी अमर्यादित स्वतंत्रता, परंतु उसे तब तक अपने को नष्ट करने की स्वतंत्रता नहीं है। और बोलते हैं कि उसे तब तक अपने को नष्ट करने की स्वतंत्रता नहीं है जब तक ऐसा करने की आवश्यकता जीवन बनाए रखने के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य से ना हो। ठीक है। बोलते कि जब तक जीवन बनाए रखने के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य से ना हो। लॉक की प्राकृतिक अवस्था की विशेषता यह है कि उसमें व्यक्तियों के अधिकार भी प्राप्त है। और जो लोग बोलते प्राकृतिक अवस्था में विशेषता यह है कि उसमें व्यक्तियों के अधिकार भी प्राप्त है और उसमें व्यवस्था भी है। क्या उसमें व्यवस्था भी है? लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्थाओं में व्यक्तियों को प्राकृतिक अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्ति के अधिकारों को ध्यान और आदर करता है। प्राकृतिक अवस्था में 3 प्रकार है। प्राकृतिक अवस्था 3 प्रकार है: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो भी स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते प्यारे दोस्तों, और एकदम अब वीडियो लास्ट तक ही देखिएगा। ठीक है। अगर बीच के स्किप करके देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है। प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति की सृष्टि ईश्वर प्रदान वस्तु में श्रम की सम्मिश्रण से हुई है। और बोलते हैं जॉन लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था संपत्ति जो दिया गया है वो ईश्वर के मदद वस्तुओं से श्रम के सम्मिश्रण से हुई है। अर्थात पेड़ में फल फूल लगे हुए हैं। अर्थात उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि एक पेड़ है, उसमें फल फूल लगे हुए हैं, वे सबके हैं। मान लीजिए आम का सीजन आया, ठीक है, उसमें मंजर हुआ, मंजर होने के बाद आम बना, आम होने के बाद आम लगा हुआ, तो सबके हैं। ठीक है। पर यदि परिश्रम करके मैंने तोड़ा तो मेरा होगा। अगर हम पेड़ पर चढ़े हैं, चाक के अपने झोली में भर के तोड़ के लाए हैं तो मेरा होगा। ये बात को यहाँ कहते हैं, ये तो सबका है, यदि परिश्रम करके मैंने तोड़ा है तो मेरा होगा। जॉन लॉक प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को सामान्य मानता था और जॉन लॉक था वो प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को समान मानता था, परंतु उसका विचार था कि यह समानता अधिकारों की समानता भी शक्ति की नहीं है। और बोलते थे कि ये समानता अधिकारों की समानता भी शक्ति की नहीं है। ये बोलते थे कि नहीं, प्राकृतिक अवस्था में जो समान मान्यता मिला वो बिल्कुल सही है, अच्छा है, मिलना चाहिए। ठीक है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में भी विद्यमान है और लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यवस्था भी विद्यमान है। क्या? प्राकृतिक अवस्था में व्यवस्था भी विद्यमान है और वह बताते हैं कि विवेक द्वारा स्थापित व्यवस्था। लॉक का कहना है कि विवेक को काम में लाने वाले संपूर्ण मानवों का यह सिखाता है कि उनकी बुद्धि काम करती है और काम में लाने से वह संपूर्ण मानवों को यह सिखाता है कि
सब मनुष्य समान तथा स्वाधीन है, और सब मनुष्य समान तथा स्वाधीन है, अतः किसी को भी दूसरे के जीवन, स्वच्छ, स्वतंत्रता व संपत्ति की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। और जो लोग बोलते हैं कि किसी की भी जीवन में किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, उनकी स्वतंत्रता को ठेस नहीं पहुंचाना, उनकी संपत्ति में ठेस नहीं, हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, अर्थात मनुष्यों को दूसरे के अधिकारों पर आक्रमण करने और हानि पहुंचाने से रोका जाना चाहिए। और मनुष्य जो दूसरे पर अत्याचार करते हैं, तो जो लोग बोलते हैं कि दूसरे पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, उनके मन में ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, रोका जाना चाहिए। सबको उस प्राकृतिक अवस्था को मानना चाहिए, और सबको उस प्राकृतिक अवस्था को मानना चाहिए जो शांति और संपूर्ण मानवता की सुरक्षा चाहती है, और जो शांति और संपूर्ण मानवता की सुरक्षा चाहती है। इस प्रकार अगर बात करें इस प्रकार के, तो लॉ के प्राकृतिक नियम पर आधारित है, और लॉ के प्राकृतिक नियम पर आधारित है कि तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हो, बोलते हैं कि तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हैं, और लॉ के व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था के इस प्राकृतिक अवस्था के अनुसार चलते हैं, और बोलते थे कि प्राकृतिक अवस्था में इस प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। उचित अनुचित, पाप पुण्य, धर्म अधर्म की स्वाभाविक भावना के अनुसार परस्पर सहयोग करते थे, ठीक है। और प्राकृतिक अवस्था स्वर्ण युग की अवस्था थी, और इस संबंध में डर्निंग के शब्दों में या पूर्ण सामाजिक अवस्था होने की अपेक्षा केवल पूर्ण राजनीतिक अवस्था है। यह अवस्था पारस्परिक संघर्ष की अवस्था नहीं थी, इनमें शांति और विवेक का अत्यधिक बल था, ठीक है। इसमें शांति और विवेक का बल अधिक दिया जाता था। सामाजिक समझौता, जॉन लॉक के इस समझौते में मनुष्यों में दो प्रकार के समझौते होते हैं, ठीक है। दो प्रकार के समझौते, पहले समझौते द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत कर समाज की स्थापना की गई। पहला समझौता द्वारा प्राकृतिक अवस्था के अंत कर समाज की स्थापना की गई, और पहले समझौते द्वारा मनुष्य यह निश्चित करते हैं कि वे अपने संबंध में व्यवस्था करने का अधिकार समाज को देते हैं, और अपने संबंध में व्यवस्था करने का अधिकार समाज को देते हैं। परिणाम स्वरूप अब उस कानून के निर्माण का अधिकार समाज को होगा। अब उस कानून का निर्माण का जो अधिकार होगा वो समाज का। जब हम अपना अधिकार सारा समाज को दे देंगे, तो जो हमको बोलेगा, जैसे बोले उसके अनुसार हम काम करेंगे, प्यारे दोस्तों, ठीक है। जिन्हें वह मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक हित के लिए उपयोगी समझेगा, मनुष्य के सामाजिक हित के लिए उपयोगी समझेगा। दूसरे प्रकार का समझौता वह है जो समाज के मनुष्य मिलकर शासक यानी व्यक्ति या व्यक्ति समूह से करते हैं, तथा जिसके द्वारा राज्य संस्था की उत्पत्ति होती है। यह समझौता एक प्रकार से प्रशासन और शासितों के मध्य है, और यह समझौता प्रशासन और शासितों के मध्य है, जिसे समाज के द्वारा शासक को कानून बनाने और उसकी व्यवस्था करने और उन्हें मनवाने का अधिकार दिया जाता है। उसके विरुद्ध कानून बनाने और उसकी व्याख्या करने और उन्हें मनवाने का अधिकार दिया जाता है। जॉन लॉक के सामाजिक समझौते उसको अमर्यादित शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी शासक की शक्ति पर यह प्रतिबंध लगा दिया है कि उसके द्वारा निर्मित कानून प्राकृतिक नियमों के अनुकूल और अनुरूप होंगे। और बोलते हैं कि जो प्राकृतिक द्वारा नियमों के जो प्राकृतिक नियमों के अनुकूल और अनुरूप होंगे। लॉक का कहना है कि व्यक्ति अपने संपत्ति की रक्षा के लिए राजनीतिक सामाजिक में प्रवेश करता है। बोलते हैं कि व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए राजनीतिक समाज में प्रवेश करते हैं। संपत्ति के अंतर्गत जीवन स्वच्छ तथा स्वतंत्र भी सम्मिलित है। और जॉन लॉक की धारणा है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के जो अधिकार प्राप्त थे, वो समाज उनकी सुरक्षा और सामाजिक रूप से और सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए करेगा। बोलते हैं कि उनके अधिकार प्राप्त है, जैसे समाज उनकी सुरक्षा सामूहिक रूप से और सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए करेगा। इस प्रकार सरकार व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा की गारंटी देती है। इस प्रकार सरकार व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा की गारंटी लेती है। इस समझौते से यह निश्चित किया जाता है कि यदि संप्रभु सत्ताधारी समझौते की शर्तों का उल्लंघन करे, तो सार्वजनिक हित के विरुद्ध
शासक करे तो मनुष्य व्यक्तियों को अधिकार होगा कि वे उसे अथवा उसे व्यक्ति समूह से राजनीतिक शक्ति छीन ले। जब अपने विरुद्ध अपनी मनमानी ढंग से काम करे तो जनता के पास इतना मनुष्य के पास इतना पावर है कि उनके शक्ति को छीन ले और दूसरे ऐसे व्यक्ति अथवा शक्ति समूह को दे जो सामाजिक जो अगर बोलते हैं कि छीन लेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति समझौते के अनुकूल राजनीतिक हित में शासन करे और फिर समझौते के अनुकूल सार्वजनिक हित में शासन करे या सामाजिक हित में कार्य करे। ठीक है। जॉन लॉक के सामाजिक समझौते की विशेषताएं। लॉक के सिद्धांत के अंतर्गत दो प्रकार के समझौते हैं। पहले समझौते द्वारा एक राजनीतिक समाज की स्थापना की गई और दूसरे समझौते द्वारा शासक और शासित के मध्य शर्तें निश्चित करते हुए सरकार की स्थापना की। पहली जो शर्त थी वो राजनीतिक समाज की स्थापना की और दूसरे शर्त के द्वारा मध्य शर्तें निश्चित कर उसे सरकार की स्थापना की गई। समझौते के परिणाम स्वरूप नागरिकों के द्वारा अपनी प्राकृतिक अवस्था के अधिकारों को त्याग कर दिया जाता है, किंतु अधिकारों का यह त्याग इस शर्त पर किया जाता है कि समाज उनकी सुरक्षा सामूहिक रूप से और सामूहिक हित को ध्यान में रखते हुए करेगा। समझौते के आधार पर जिस राज्य संस्था का निर्माण होता है वह मानवीय अनुमति और सहमति का परिणाम होता है। बोलते हैं कि जिस प्रकार से राज्य संस्था का निर्माण होता है वह मानवीय अनुमति और सहमति के परिणाम होता है। जॉन लॉक के सिद्धांत में शासक भी समझौता का एक पक्ष है और जॉन लॉक के सिद्धांत में शासक भी एक समझौता का पक्ष है प्यारे दोस्तों। ठीक है। शासक भी एक समझौता का पक्ष है। अतः समझौते के शर्त उस पर अनिवार्यता लागू होती है और उसके लिए समझौता का पालन आवश्यक है और समझौता का पालन करना तो अति आवश्यक है। इस प्रकार लॉक एक निरंकुश राजतंत्र नहीं वरन मर्यादित राजतंत्र की स्थापना के पक्ष में है। ठीक है। लॉक के सिद्धांत में राज और शासन के अंतर को स्वीकार किया गया। लॉक के सिद्धांत में राज और शासन के अंतर को स्वीकार किया गया है और यह शक्ति विभाजन के सिद्धांत का समर्थन करता है। शासक अथवा सरकार की स्थापना मनुष्यों के समझौते और सहमति पर आधारित है। शासक अथवा सरकार की जो स्थापना होती है मनुष्यों के सामाजिक समझौते और सहमति पर आधारित होते हैं। अतः यदि सरकार निश्चित लक्ष्य को पूर्व करने की दिशा में कार्य न करे तो शासक की नियुक्ति करने वाली जनता को उसे पद मुक्त हटाने का भी अधिकार है। अगर उसके विरुद्ध उनके भलाई में काम ना करे तो उसे पद मुक्त करने का भी अधिकार है। इस प्रकार जॉन लॉक ने अपने सिद्धांत के आधार पर एक ऐसे समाज का समर्थन किया जिसमें वास्तविक एवं अंतिम शक्तियां अर्थात संप्रभुता समष्टि पूर्ण रूप से समाज में ही निहित होती है। बोलते हैं कि जॉन लॉक की ऐसी सिद्धांत के आधार पर एक ऐसे समाज का समर्थन किया है जॉन लॉक जिसमें वास्तविक एवं अंतिम जो शक्तियां अर्थात संप्रभुताधारी समष्टि पूर्ण रूप से समाज में निहित होती है तथा सरकार के चाहे कोई भी स्वरूप क्यों न हो वह समाज की ही इच्छा का अभिव्यक्ति का एक ऐसा साधन मात्र होती है जिसे समाज जब चाहे बदल सकता है। ठीक है प्यारे दोस्तों। और काफी सरल शब्दों में बताने का प्रयास किए। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा तो KBB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दे प्यारे दोस्तों। जो जॉन लॉक का प्रतिनिधि सरकार है जो प्रतिनिधि शासक है इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है इसलिए यहाँ पे इसी क्वेश्चन पर से जॉन लॉक के सामाजिक संस्था सिद्धांत पूछेगा तो आप लोग एक सरल शब्दों में एकदम लिख दीजिएगा। आप काफी सरल शब्द में लिखिएगा ताकि आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े प्यारे दोस्तों। ठीक है।